बैक टू फिजिक्स। आज हम केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये इस प्रकार से है, देखो, उत्कृष्ट गैस के परमाणु का आकार तुलनात्मक रूप से बड़े होते हैं। तो अगर हम उत्कृष्ट गैस को देखें, उत्कृष्ट गैस मतलब जिसके अष्टक कोण होते हैं, लास्ट ऑर्बिट जो शून्य वर्ग के तत्व जो होते हैं उनको हम उत्कृष्ट गैस कहते हैं। तो उनका जो आकार बड़ा होने का मुख्य रीजन होता है उनके त्रिज्या पर डिपेंड करता है। यानी किसी का आकार, क्योंकि परमाणु का आकार देखें तो वो गोलाकार होता है, तो गोलाकार होता है तो इसकी त्रिज्या को हम डिपेंड करेंगे। अगर त्रिज्या ज्यादा है तो वो बड़ा होगा, जिसकी त्रिज्या कम है वो छोटा होगा। तो हम उत्कृष्ट गैस में देखें तो उत्कृष्ट गैस में केवल वंडर वॉल्स जो है बल से बंधे होते हैं। उत्कृष्ट गैस के परमाणु जो है, यानी दो परमाणु के बीच में अगर हम बंध देखें तो वंडरवाल बंध होता है। तो वंडरवाल बंध निकालने के लिए क्या करते हैं, दो परमाणुओं के बीच की डिस्टेंस निकाल के इसका आधा कर देते हैं, इसी को हम वंडरवाल दूरी कह देते हैं। तो यहाँ पर देखिए उत्कृष्ट गैस में केवल वंडरवाल्स होता है, लेकिन बाकी तुलनात्मक रूप से अन्य तत्वों की देखें तो उसमें सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध भी होते हैं। तो यानी वंडरवाल त्रिज्या उत्कृष्ट गैस में होगा, लेकिन बाकी में आयनिक त्रिज्या और सहसंयोजक त्रिज्या होगी। तो अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो होता है वो सहसंयोजक बंध होता है, सॉरी, सबसे बड़ा होता है वो वंडरवाल्स बंध होता है। उसके बाद सहसंयोजक बंध छोटा होता है और सबसे छोटा आयनिक बंध होता है। तो इसमें देखा गया एक एग्जांपल में, तो ये लगभग 181 पीएम के फॉर्म में होता है, 181 पीएम पिकोमीटर के रूप में होता है। सहसंयोजक बंध 99 पिकोमीटर के और आयनिक बंध 91 मीटर के पिकोमीटर के रेंज में होता है। तो इसको देखा जाए तो चूंकि वंडरवाल्स बल बड़ा होता है, मतलब उत्कृष्ट गैस का जो त्रिज्या बड़ा है, तो उसका आकार भी बड़ा होगा। दूसरा रीजन ये होता है उत्कृष्ट गैस पूर्ण भरा होता है, उसके अष्टक पूर्ण होते हैं। तो अष्टक पूर्ण होते हैं तो ना तो कोई यौगिक बनाएगा, किसी से सहसंयोजक बंध बनाएगा, किसी प्रकार के बंध नहीं बनाएगा। तो इसलिए उनका जो आकार है चूंकि बड़ा होगा, वो प्रतिकर्षित होगा, वो किसी से नहीं करेगा। दूसरी बात देखिए, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन भरते जाएं लास्ट ऑर्बिट में, तो इलेक्ट्रॉन भरने के कारण इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण बल बढ़ता है, यानी उसी कक्ष में प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा, तो निश्चित आकार थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो उत्कृष्ट गैस में जो अष्टक पूर्ण हो जाते हैं, इस कारण से भी इसके आकार बड़ा होता है। तो आप पहले इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखते हैं, समुद्री गोताखोर समुद्र में श्वसन के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के स्थान पर हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग करते हैं। क्यों? तो इसका रीजन है कि जैसे समुद्र के अंदर जाएंगे, जितना अंदर जाएंगे उतने ही तरल दाब बढ़ते जाता है, और दाब अधिक होने के कारण नाइट्रोजन जो है शरीर के रक्त में विलय हो जाता है, मिल जाता है। अगर यही विलय अगर मुक्त होगा तो शरीर में बहुत दर्द होता है, जोड़ों पर जहां पर मुक्त हो रहा है वहां पे दर्द होता है। तो दर्द होने के कारण नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। उसकी जगह में अगर हीलियम का उपयोग करें तो हीलियम क्या होता है, उच्च दाब पर रक्त के साथ विलय नहीं होता है, नहीं मिलता है। तो नहीं मिलेगा तो वो इस प्रकार से दर्द का उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो इसलिए जब भी गोताखोर का उपयोग करते हैं तो वो ऑक्सीजन और हीलियम का उपयोग करते हैं। तो इसका रीजन ये है। चलिए इसके साथ कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन के प्रमुख ऑक्सी अम्लों के नाम, संरचना सूत्र और ऑक्सीकरण अवस्था एवं अम्लता क्रम को दर्शाइए। तो देखते हैं क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल। तो क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल 4 होते हैं, जिनमें मुख्य है, पहला है हाइपोक्लोरस अम्ल। हाइपोक्लोरस अम्ल HClO इसका अणु सूत्र है और ClOH इसका स्ट्रक्चर है। तो चलिए स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, देखिए क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट ऑर्बिट में, जिसमें 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 और ये 3, ठीक है। तो OH ग्रुप जो है एक इलेक्ट्रॉन से जुड़े होते हैं, तो एक ही बंध बनेगा इसमें, और 3 लोन पेयर में बनेगा। तो लोन पेयर 3 है और बॉन्ड पेयर 1 है। इसकी संरचना कोणीय होती है, ठीक है। तो ये पहला संरचना आ गया। इसको चाहो तो आप इस प्रकार से ऐसे शेप में भी बना सकते हैं। इस प्रकार से लोन पेयर को दर्शाने के लिए
इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है। ठीक है स्ट्रक्चर। दूसरा है क्लोरस अम्ल। क्लोरस अम्ल सेकेंड इसका है HClO2। HClO2 इसके स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर फॉर्म इस प्रकार से आप प्राप्त करें, यह सूत्र है, स्ट्रक्चर फॉर्म है। अब इसमें अगर देखें, इसमें भी संकरण sp3 संकरण होता है, चतुष्फलकी sp3 संकरण है। इसके आकार कोणीय संरचना है, तो यहाँ पर भी कोणीय संरचना होती है। इनके बीच का जो बंध कोण होता है वो 111 अंश होते हैं सेकंड में। तो देखिए यहाँ पर 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स था, उनमें से एक में ऑक्सीजन आ गया और OH तो एक ग्रुप में जुड़ा ही था, एक ग्रुप में OH जुड़ा ही है, तो एक जो लोन पेयर था उसमें फिर ऑक्सीजन आ गया। तो ऑक्सीजन आने के कारण इसके बीच में एंगल 111 हो गया। हाँ, इसकी संकरण sp3 होगा। इसको भी आप इस प्रकार से वेब फॉर्म में दे सकते हैं लोन पेयर को दर्शाने के लिए। ठीक है, इसमें लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 लोन पेयर बॉन्ड होगा और एक होगा बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर होंगे। इसके ऑक्सीकरण अवस्था को हम देखें तो पहले में +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है क्लोरीन का, और इसमें +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, तीसरा है क्लोरिक अम्ल। क्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HClO3 सूत्र है। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से आएगा, जिसमें O जो है 2 जगह पे डबल बॉन्ड रहेगा और OH एक जगह पे बॉन्ड रहेगा। इसकी भी संकरण sp3 होता है। इसमें लोन पेयर 1 होगा, बॉन्ड पेयर 3 होगा, 3 बॉन्ड पेयर है और बंध कोण 106 होता है। इसके बीच में बंध कोण जो होता है, बंध एंगल जो होता है वो 106 होता है। ये पिरामिडियल आकार में रहेगा। चौथा होता है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +5 होगा, ऑक्सीकरण अवस्था +5, क्योंकि 5 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, इसलिए +5 है। यहाँ पे चौथा देखें, परक्लोरिक अम्ल होता है। परक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl4 HClO4। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से देख लीजिए, जितने भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं सब में ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लिया, सब ऑक्सीजन ले चुका है। तो इस प्रकार से देखो, इसमें कोई लोन पेयर अब नहीं मिल बचेगा कि 100 टोटल बॉन्ड पेयर हो गया। तो 1 2 3 4 इसमें बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर नहीं है। और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था देखें तो सातों के सातों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ले चुका है, इसलिए +7 होगा। ठीक है, तो इसका बॉन्ड, इसका आकार चतुष्फलकी होता है, क्योंकि sp3 का चतुष्फलकी होता है, लेकिन लोन पेयर के नाम से पिरामिडियल या कोणीय बन रहा था, क्योंकि वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा था, भगा रहा था, इस कारण से। तो इसका एंगल 109 और 28 डिग्री होगा। क्लियर है? तो ये हो गया ऑक्सी अम्ल 4। और ऑक्सी अम्ल की अम्लीयता क्रम अगर देखें तो सबसे कम HClO, उसके बाद HClO2, HClO3, HClO4, इस प्रकार से बढ़ते क्रम में है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, नाइट्रिक अम्ल की ओस्टोवाल विधि का वर्णन निम्न बिंदु पर कीजिए। पहला है सिद्धांत एवं रासायनिक समीकरण और नामांकित चित्र। तो सिद्धांत एवं समीकरण देखते हैं, फिर नामांकित चित्र को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल निर्माण की ओस्टोवाल विधि में एक सबसे पहला परिवर्तक होता है। परिवर्तक में क्या होती है, एक उत्प्रेरक कक्ष होता है। इस कक्ष, ये जो कक्ष है स्टील का बना होता है, स्टील का बना होता है और अंदर में प्लेटिनम की जाली लगी होती है। जैसे ये देखिए, ये स्टील का कक्ष है, यहाँ प्लेटिनम की जाली लगी हुई है। तो नीचे वाले यहाँ से अमोनिया और शुष्क वायु, हैबर विधि से प्राप्त अमोनिया जो है और शुष्क वायु का मिश्रण इसमें डाला जाता है। इसमें वायु की मात्रा ज्यादा रखते हैं, लगभग 1:10 के रेशियो में इसको भेजा जाता है। जैसे 1 लीटर अमोनिया गैस को भेजें तो 10 लीटर वायु को यहाँ पे प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस मिश्रण को यहाँ पे भेजेंगे तो ये 110 केल्विन टेम्परेचर पर अमोनिया जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिल ऑक्साइड बना लेता है। और ये चूंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, मतलब यहाँ से ऊष्मा उत्सर्जित होता है, अर्थात यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाती है नाइट्रिल ऑक्साइड का। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पहला परिवर्तक कक्ष हुआ फर्स्ट। इसका रासायनिक समीकरण इस प्रकार से है। अब ये क्या होता है, सेकेंड स्टेप में यहाँ पर ये चूंकि बहुत गर्म रहता है, इसको ठंडा करने के लिए शीतलन पाइप की जरूरत पड़ती है।
ये शीतलन पाइप से नाइट्रिल ऑक्साइड को ठंडा किया जाता है। और चूंकि प्रचुर मात्रा में यहाँ पे ऑक्सीजन वायु भेजा गया है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट जो कक्ष होता है ऑक्सीकरण कक्ष है। तो ऑक्सीकरण कक्ष में नाइट्रिल ऑक्साइड ऑक्सीकृत होकर नाइट्रेट ऑक्साइड बनाता है, NO2 बना लेता है। NO2 बनाने के बाद इसको फिर अवशोषक स्तंभ पे भेजा जाता है। इस स्तंभ में क्या होता है, ये स्तंभ में अंदर क्वार्टर से भरा हुआ छोटे छोटे टुकड़े क्वार्टर का भरा रहता है, और इसके ऊपर से जल का छिड़काव करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं। तो पानी जो है NO2 से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल बना लेता है। इसका फिर साइड ले लीजिए। हाँ देखिए, इसके आगे दूसरा जो है शीतलन पाइप। शीतलन पाइप के द्वारा जो NO बना है वो बहुत ही गर्म होता है, उसको ठंडा करते हैं, और ठंडा करके उसको लगभग 320 से 325 केल्विन ताप तक उसको ठंडा करते हैं। जो 1100 टेम्परेचर था उसको ठंडा करते हैं। अब उसके बाद तीसरा कक्ष ऑक्सीकरण कक्ष में जाता है। तो ऑक्सीकरण कक्ष में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन रहती है, यानी वायुओं का मिश्रण रहता है। तो वो क्या करता है, ऑक्सीकरण कक्ष में चूंकि NO अस्थायी गैस है, तो अस्थायी गैस है, तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है अवशोषण टावर में देखें, ऊपर से पानी का छिड़काव, नीचे क्वार्टर का बीच में रहता है, क्वार्टर्स का टुकड़े रहते हैं, उसी के ऊपर पानी डालते हैं और नीचे से NO2 जाता है, और NO2 और ये दोनों रिएक्शन करके नाइट्रिक अम्ल बना लेता है। तो NO2 जो है वाटर से क्रिया करके HNO3 बना लेता है, नाइट्रिक अम्ल बन जाता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, समूह 16 के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तथा इनके गुणों को क्रमिक परिवर्तन किस प्रकार से होता है ये बताना है। क्या गुण है, ऑक्सीकरण अवस्था और हाइड्राइड। तो यहाँ पे देखते हैं समूह 16 के तत्वों की पूरा लिस्ट इस प्रकार से है। समूह 16 में तत्वों का स्ट्रक्चर देखिए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूनियम, पोलेनियम, ये 5 तत्व हैं। इनके संकेत ऑक्सीजन का O, सल्फर का S, सेलेनियम का Se, टेल्यूनियम का Te, पोलोनियम का Po। और इसका एटॉमिक नंबर 8, 16, 34, 52 और 84 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से है। 8 को 2 6 में हम बांट सकते हैं, या इसको हम इसमें लिखें तो 2 हीलियम के लिए 2 लिख दिया, और बाकी 6 के लिए 2s2 2p4, यानी सभी में 2s2 और p4 के फॉर्म में लास्ट में मिलेंगे। फिर नेक्स्ट 16 का देखें, 2 8 6, तो 2 8 10 के लिए नियान कर दिया, 6 के लिए 3s2 और 3p4 मिला। फिर उसके बाद 34 है, तो 2 8 18 6 होगा, तो 2 8 18 6, तो 2 8 8 यानी 10 के लिए 18 के लिए आर्गन हो गया। अब इसके बाद देखो, इस ऑर्बिटल में 3d ऑर्बिटल घुस जाता है, तो 3d10 4s2 4p4 होगा। उसके बाद देखिए टेल्यूनियम के लिए 2 8 18 18 6 होता है, 18 18 6, तो इसमें अगर देखें तो क्रिप्टॉन 36 हो गया। उसके बाद 4d10 5s2 और 5p4 होगा। इसके बाद लास्ट है पोलोनियम का, तो 2 8 18 32 18 6 होगा। तो इसमें देखिए 4f ऑर्बिटल यहाँ पे भी आ जाता है, तो जेनान 54 तक हो गया। उसके बाद 4f14 55 d10 और 6s2 और 6p4। तो इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए ऑक्सीकरण अवस्था को देखें, तो ये समूह के सभी तत्व -2 ऑक्सीकरण अवस्था तो दर्शाते हैं, क्योंकि इसकी ऋण विद्युतता अधिक होती है। तो ऑक्सीजन को अगर देखें तो ऑक्सीजन -2 ऋण विद्युतता और धन ऋण ऑक्सीकरण अवस्था और धन ऑक्सीकरण अवस्था में अगर हम इसको अलग करें तो ऑक्सीजन -2 -1 बताता है, लेकिन इस तत्व बाकी जो तत्व है वो केवल -2 लगाएंगे, लेकिन पोलेनियम जो होता है -2 प्रदर्शित नहीं करता है।
ठीक है, तो ये ऑक्सीकरण अवस्था हो गया। अब ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था, धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन केवल OF2 में ही +2 दर्शाता है, OF2, बाकी जगह नहीं, क्योंकि इसके बाद रिक्त d ऑर्बिटल नहीं है, और d ऑर्बिटल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होकर यानी उत्तेजित होकर d ऑर्बिटल में नहीं जा सकता, तो इसलिए ऑक्सीजन में -2 -1 और +2 केवल OF2 में दर्शाते हैं। बाकी जो तत्व है जिसमें रिक्त d ऑर्बिटल होता है तो इस प्रकार से एक्साइटेशन पोजीशन होता है, जैसे सामान्य अवस्था में S2 और P4 होता है, तो ये सामान्य स्टेज में है, तो इस स्थिति में दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसको डोनेट कर सकता है, इसलिए +2 यहाँ पे प्रदर्शित करेगा। लेकिन प्रथम उत्तेजित अवस्था में यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल के d ऑर्बिटल में चला गया तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो गई, अर्थात ये 4 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, इसलिए +4 बनाएगा। फिर द्वितीय उत्तेजित अवस्था में हम देखें तो ये s ऑर्बिटल के भी इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में चले जाते हैं, तो इस प्रकार से अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो जाता है, तो इसमें +6 आपको बन जाएगा। तो मोस्टली सभी जो है +2 -2 +2 +4 +6 प्रदर्शित करते हैं, तो इसका लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हाइड्रेट, इसके हाइड्रेट में देखें तो H2O, H2S, H2Se, H2Ti, H2PO नहीं बनाते क्योंकि उसमें -2 ऑक्सीकरण अवस्था है नहीं, तो इसलिए 4 इसके हाइड्रेट होंगे। तो इसके हाइड्रेट जो ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर देखिए भौतिक अवस्था को हम देखें तो पानी जो है वो सामान्य ताप पर रंगहीन गंधहीन एक द्रव है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, बाकी में नहीं बनाएंगे, ठीक है, तो इसलिए द्रव है, लेकिन बाकी जो है वो अप्रिय गंध वाले दुर्गंध वाले एक गैस होते हैं, ठीक है। अपचायक गुण को अगर देखें तो अपचायक गुण इसमें अधिक होता है, तो अपचायक गुण पानी से लेकर H2O से लेकर H2Ti तक बढ़ती है, ठीक है, अपचायक गुण। उसके बाद अम्लीयता, अम्लीय गुण को अगर हम देखें तो यहां से वहां तक बढ़ता है, तो पानी जो है दुर्बल अम्ल होता है, लेकिन आगे H2Ti जो है वो प्रबल अम्ल होता है, इस प्रकार से अम्लीयता बढ़ती है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलो पांचवें क्वेश्चन का पहला प्रश्न है क्लोरीन की अमोनिया के साथ क्रिया। तो क्लोरीन की अमोनिया के साथ क्रिया किस प्रकार से होगा, तो ये दो प्रकार के होता है। अगर अमोनिया ज्यादा है क्लोरीन कम है तो पहला रिएक्शन होता है, तो उस समय क्या होता है, क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड बनाएगा, अमोनिया जो है तो ये इसका रासायनिक समीकरण है, अमोनियम क्लोराइड बना लेगा। लेकिन क्लोरीन की अधिकता में अगर हम करें तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनाता है, तो ये दूसरा इसका रिएक्शन है, इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो अंतर हैलोजन यौगिक की संरचना बताइए। तो अंतर हैलोजन यौगिक क्या होता है, ऐसे यौगिक जो हैलोजन जो है अपने हैलोजन से ही रिएक्शन करते हैं, काम क्रिया करते हैं और यौगिक बनाते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, इन सब एक दूसरे से ही मतलब यौगिक बनाते हैं, उसको हम अंतर हैलोजन यौगिक कहते हैं। तो पहला प्रकार है X यानी पहला हैलोजन X और दूसरा हैलोजन X है, दोनों इस प्रकार से यौगिक बनाएंगे, जैसे उदाहरण के तौर पर देखें ClF2 ClF BrF BrCl, तो ये इस प्रकार से यौगिक है। तो इस यौगिक में हम देखेंगे तो एक रेखीय संरचना बनेगा, तो मूल अवस्था में इस प्रकार से रहेंगे, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके बाद ये S और P, S के 1 और P के 3 ऑर्बिटल मिलकर sp3 संकरण बनाते हैं, और sp3 संकरण के बनाते हैं, तो चूंकि क्लोरीन में 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 कक्ष में बैठ जाते हैं sp3 के, और एक कक्ष में शेयरिंग होता है फ्लोरीन के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनता है, रेखीय संरचना बनती है। फिर दूसरा है X3 फॉर्म में आपको मिलेगा, जिसका उदाहरण है क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, तो ClF3 है। तो इसमें देखो मूल अवस्था में इस प्रकार से रहेगा, तो यहाँ पर संकरण होगा sp3d यानी एक S का 3 P का और एक D ऑर्बिटल को लेकर वो संकरण बनाने संकरित कक्ष बना लेता है। तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से T आकार का होता है, तो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक ट्रायंगल में और 2 ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको देखें तो T आकार में दिखाई देता है।
तो ये है दो अंतर हैलोजन यौगिक। तो आज के लिए बस इतना ही। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थैंक यू।